अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक डॉक्टर अख्तर अली फाउंडेशन। ये जो आपके सेशन सीरीज चल रही है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल हमने एक टेबल बनाना सीखा था कि हम जो है ऑटोमेटिकली एक टेबल कैसे बना सकते हैं। तो अभी भी मेरे पास एक थोड़ा था क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने डाटा को सेलेक्ट करना होता है, जितने डाटा के ऊपर हमने टेबल क्रिएट करना है। तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप पूरे टेबल को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है जी फॉर्मेट एज अ टेबल। तो उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट करना हमने कल देखा था। ये इस तरह से कुछ हमने कुछ किया था सिलेक्शन। और आज हम देखें कुछ आसान सा तरीका भी है एक। आप अपने किसी भी टेबल के अंदर जाकर कंट्रोल टी प्रेस करें, यानी कि दोबारा देखें। आप चाह रहे हैं कि मैं इतने हिस्से में टेबल क्रिएट करूं, इतने हिस्से में, तो आप क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से आएंगे। सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रॉपर फॉर्म में डाटा है तो उसके अंदर आपको सिलेक्शन की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, आप अपने टेबल के अभी मैंने कुछ भी क्रिएट नहीं किया हुआ है, जस्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके अंदर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुई हुई। तो आपने क्या करना है, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करना है आपने। तो ये देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली ये चीजें हाईलाइट हो गई है और वो आपको बता रहा है कि आपके पास एक हेडर है। जैसे मेरे पास हेडर है, ये ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कस्टम, ये सारे हमारे पास क्या है जी, हेडर्स हैं। ओके प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली ये टेबल क्रिएट हो गया। इसको क्विक से जल्दी से देखते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं थोड़ा सा डाटा यहाँ से ले रहा हूँ। अभी कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। मैंने इतना डाटा कॉपी किया ताकि बेहतर थोड़े अंदाज में समझ आ जाए आपको। मैंने यहाँ पर आगे पेस्ट किया, ठीक है। तो आपने क्लिक करना, पहले क्लिक करने के बाद इसको हम एक दफा रैप कर लें। तो आपने कहना यहाँ पे कंट्रोल टी, कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे आप कीबोर्ड से। आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर क्लिक करना जरूरी है पहले, उसके बाद ही कीबोर्ड से आप क्लिक कर सकेंगे। कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। ये हमारे पास जो है एक टेबल क्रिएट हो गया। सिंपल है। बाकी ये वाला डाटा ज्यादा था, इस वजह से मैंने दोबारा से वहाँ पे रिव्यू कर दिया। तो कंट्रोल टी आप प्रेस करें, ओके प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है टेबल नेम। हम अपने टेबल को एक नाम दे देंगे स्पेसिफिकली। हम यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर डेटा। ऑर्डर डाटा यानी कि जो हमने ऑर्डर किया था डाटा, वो वाला डाटा। अच्छा जी, अब ये टेबल हमने जो बना दिया, इसका फायदा और इसको आगे फर्दर हम देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है इसके अंदर हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं। यहाँ पर ऑर्डर नंबर है, साथ ऑर्डर डेट है, कस्टमर नेम है, एड्रेस है। सबसे पहले हम देखें हमारे पास, इसको हम बोलते हैं हेडर, कॉलम का हेडर है। यानी कि इसके नीचे जो है ऑर्डर लिखा हुआ है, इसके नीचे ऑर्डर डेट लिखी हुई है, यहाँ पे कस्टमर नेम लिखे हुए हैं, एड्रेस लिखे हुए हैं। अब हम एक चीज देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये एरो का निशान आ रहा है। ये हम ऑर्डर डेट से देखते हैं। एरो के निशान पे आप क्लिक करें। ये जो हमारे पास एक बॉक्स ओपन होता है, इसको सॉर्ट एंड फिल्टर बोलते हैं। सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट से मुराद ये होता है कि आपने सॉर्टिंग करनी है, एक खास तरतीब देनी है। जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। तो देखें जो हमारे पास 2013 का डाटा जो था पहले आ गया है, 2013 के बाद 14 है, 15, 16, 17, इस तरह से। इसको हम बोलते हैं सॉर्ट। तो ये पूरी रो वाइज ऑटोमेटिक डाटा तरतीब हो गया। अगर तो न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट यानी कि जो नई डेट है वो पहले आएगी, बाकी बाद में है। तो जहाँ पे भी हमारे पास सॉर्टिंग अप्लाई हो जाती है तो उस कॉलम के ऊपर जो है आप देखिए यहाँ पर एक एरो का निशान आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि हम अप से डाउन की तरफ जा रहे हैं। 17 फिर 16, या यहाँ पे अगर 2020 होगा तो 2020 वाला डाटा पहले आ जाना था। फिर हम कहते हैं जी हमने कस्टमर को नेम वाइज सॉर्ट करना है, तो उसके लिए हम सॉर्ट ए टू जी, ए वाले पहले आ जाएंगे, बी वाले बाद में, सारे सी वाले बाद में। यही सेम काम हम होम की टैब में वापस आए तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड एंड सॉर्ट एंड फिल्टर। आप सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करें तो यहाँ पे फिल्टर लिखा हुआ है ए टू जी और क्लियर, यानी कि क्लियर कर देंगे तो सारे जितने भी फिल्टर आपने अप्लाई किए होंगे सारे खत्म हो जाएंगे। इसको हम सॉर्ट बोलते हैं बेसिकली, यानी कि आपने अगर एड्रेस वाइज इसको सॉर्ट किया बताया ए टू जी। तो अब हम जब यहाँ से अच्छा टेबल के अंदर क्लिक करना बहुत जरूरी है। इस टेबल के अंदर से आपने फिल्टर को क्लियर करना है। आप सॉर्ट एंड फिल्टर में आएंगे, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर। आप इस क्लियर पे क्लिक करेंगे, जो जो सा आपने फिल्टर अप्लाई किया होगा
वो फिल्टर जो है वहां से रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है इसके अंदर। सबसे पहले जो है ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट को अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करें, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ सिलेक्ट ऑल। आप ये सिलेक्ट ऑल को अगर खत्म करते हैं और मैं यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 2017 पे क्लिक करता हूँ, ओके प्रेस करते हैं, तो देखें तो अभी क्या होता है। यानी कि हमने जो डाटा है अपना फिल्टर आउट कर दिया, इसको फिल्ट्रेशन बोलते हैं डाटा की। यानी कि हमने खास डाटा को हमने अगर लेकर आना तो उसे हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने सिर्फ और सिर्फ वो वाला डाटा शो करवाना है जो 2017 का है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से आकर सिलेक्ट ऑल को खत्म करेंगे। पहले पहले सिलेक्ट ऑल है, यानी कि सारे डाटा जो आ रहे हैं 13, 14, 17 सारे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सिर्फ 2014 या 15 का है, तो सिलेक्ट ऑल को खत्म कर देंगे। तो 2015 एंड 2014 जोन जोन से नंबर आपके पास यहाँ पे चेक होंगे, वो वाले नंबर का यहाँ पे डाटा आ जाएगा, बाकी जो है डाटा नहीं आएगा। यहाँ से मैंने ओके प्रेस किया, हमारे पास 2015, 14, 15 एंड 14 का आ रहा है। इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट। अब 14 का आ रहा है डाटा, उसके बाद हमारे पास 15 का आ रहा है। इसी तरह से अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये बात होती है कि जब आपने फिल्ट्रेशन या सॉर्टिंग अप्लाई कर दी है तो आपके पास डाटा जो है अब ये बहुत लिमिटेड डाटा है। अगर आपने दोबारा से कोई फिल्टर अप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ फिल्टर में आना, आपने यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर, आपको इसको क्लियर करना पड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको क्लियर नहीं करते तो आपके पास डाटा जो है वो कम हो जाएगा, और नेक्स्ट जब आप फिल्टर अप्लाई करेंगे तो आपके पास जितना डाटा होगा उस डाटा के मुताबिक ही वो नया वाला फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी सिटीज। मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इसमें मेलबोर्न, सिडनी या ऑस्ट्रेलिया की लिस्ट है मेरे पास इस वक्त। मेलबोर्न, सिडनी के सारा डाटा हमारे पास है। मैं देखता हूँ कौन कौन सी सिटीज इसके अंदर है। इसमें दो ही सिटीज है, एक सिडनी और एक मेलबोर्न है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ मुझे ना सिडनी का डाटा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिलेक्ट ऑल को खत्म कर दूंगा और सिर्फ मैं सिडनी पे चेक करूंगा और ओके प्रेस करूंगा, तो मेरे पास अब सिर्फ और सिर्फ सिडनी आ रहा है और अब मेलबोर्न जो है वो खत्म हो गया। तो अब आप देखें कि अब अगर हमने चेक करना हो कि अभी जो फिल्टरेशन है वो कौन से कॉलम पे अप्लाई हुई है, तो आप देखें यहाँ पे सिटी के साथ ये फिल्टर का एक हम कह सकते हैं कि आइकन है। ये आइकन आपको नजर आ रहा होगा, इसको बोलते हैं फिल्टर का आइकन। तो इस कॉलम में फिल्टर अप्लाई हुआ हुआ है। इनके बाजू का ऐसा भी होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा डाटा होता है, सिर्फ लिमिटेड डाटा शो हो रहा होता है, तो आप चेक कर सकते हैं कि फिल्ट्रेशन कौन से कॉलम में अप्लाई हुई है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिटी वाले कॉलम में फिल्ट्रेशन अप्लाई हुई है। फिर मैं कहता हूँ सिडनी के साथ स्टेट्स कौन कौन सी हैं, एक ही स्टेट है, ओके प्रेस कर देते हैं जी। आगे जी कस्टमर टाइप, कि कस्टमर जो ये वाला कस्टमर है किस टाइप का है, ये कस्टमर किस टाइप का है। मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है होम ऑफिस वाले कस्टमर चाहिए, तो मैं होम ऑफिस वाले पे चेक कर दूंगा, ओके प्रेस करेंगे तो डाटा मेरे पास और फिल्टर हो गया। पहले मैंने फिल्ट्रेशन कैसे किया जी, फिल वक्त मैंने फिल्ट्रेशन किया सिटी वाइज, फिर मैंने कर दिया कस्टमर वाइज। फिर मैं कहता हूँ जी अकाउंट मैनेजर, मैं कहता हूँ जी अकाउंट मैनेजर सिर्फ और सिर्फ मुझे बताया जाए कि ये जो महल खान है इसका मुझे डाटा दिखाया जाए सिर्फ। तो अब देखिए मैंने कितना ज्यादा जो है डाटा को फिल्टर कर दिया जितना मुझे चाहिए था। मुझे डाटा क्या चाहिए था, मुझे डाटा चाहिए था कि वो कौन कौन से रिकॉर्ड है या कौन कौन से ऑर्डर्स है जो सिडनी के लिए हुए हैं, सिडनी शहर में हुए हैं, और स्टेट उसकी SW है, और कस्टमर टाइप जो है वो होम ऑफिस है, एंड अकाउंट मैनेजर ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम यहाँ से भी फिल्ट्रेशन कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी कौन कौन सी थी। इसमें हम कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वाली कौन कौन सी हमारे पास सेल आउट हुई है। ये सारी चीजें इसमें है। हम कह सकते हैं कि हम डाटा को फिल्टर कर सकते हैं इसके मुताबिक। अगर हमने अब डाटा को वापस में कराना है, सब कुछ खत्म करना है, तो मैं आपको बता दिया आपने क्या करना है, सॉल्ट एंड फिल्टर में आना है और यहाँ पे लिखा हुआ क्लियर। आप क्लियर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितना भी फिल्ट्रेशन आपने अप्लाई की होगी वो सारी खत्म हो जाएगी और आपका जो एक्चुअल डाटा है वो वापस आ जाएगा। ये तो हमारे पास टेक्स्ट के अंदर डाटा था, यानी कि हमारे पास टेक्सचुअल फॉर्म में डाटा था। अगर हमारे पास न्यूमेरिक फॉर्म में डाटा हो, जिस तरह से यहाँ पे वो कहता है कि शिपिंग कॉस्ट आ रही है एक, मैं कहता हूँ कि मुझे शिपिंग कॉस्ट जो सबसे हाईएस्ट है वो ऊपर आ जाए और जो सबसे लोवेस्ट है नीचे आते, उसके अंदर हम सॉर्टिंग अप्लाई करेंगे, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे लिखा हुआ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो सबसे जो ज्यादा शिपिंग कॉस्ट है वो हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट की है, जिसकी आईडी हमारे पास है 5463-1। तो अगर हम इसमें और ज्यादा फिल्ट्रेशन अप्लाई करें, मैं कहता हूँ कि शिपिंग कॉस्ट मुझे वो वाली शो करवाओ। यहाँ पे लिखा हुआ नंबर फिल्टर,
अगर आप टेक्सचुअल डाटा में देखें तो टेक्सचुअल डाटा में भी डाटा था, उसमें भी बात करते हैं दोबारा से। नंबर फिल्टर में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वल टू, हमारे पास जो शिपिंग कॉस्ट आ रही है वो 69.30 है, एग्जैक्ट 69 नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, नंबर इक्वल, यहाँ पे हम लिख रहे हैं 69.30 वाले जितने भी डाटा थे हमारे पास यहाँ पर आ गए हैं। एक्चुअल में फिल्ट्रेशन बेसिकली हमारे पास जो हम यहाँ पर फिल्टर कर रहे होते हैं उसके लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ती है, तो 69 इक्वल नहीं है, 69.3 जो है वो 69 से ग्रेटर है। तो मैंने डॉलर का साइन साथ जब लगाया तो एग्जैक्ट जो है वो 69.3 आ गया हमारे पास। इसी तरह से नंबर फिल्टर हमारे पास डज नॉट इक्वल, हम चाह रहे हैं कि ऐसे रिकॉर्ड शो करवा दें जो 69.3 वाले नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर 69.30 या 3। तो देखिए 69 वाला नहीं है अब इसके अंदर, और बाकी जो है वो सब आ गए हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं आगे हम, नंबर फिल्टर ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, टॉप 10 है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा कि करके इसमें सब तकरीबन सेम ही है। मैं कहता हूँ ऐसे शिपिंग कॉस्ट बताई जाए, ऐसा होता ही है ना कि $50 से हम कह सकते हैं कि कुछ खास अमाउंट हम चेक करना चाहते हैं कि खास अमाउंट से अबव जो हमारे पास पेमेंट है शिपमेंट की उसके लिए चार्जेस अलग है, और उसके अलावा जो शिपमेंट चार्जेस अलग है। तो हम अगर उसके लिए फिल्ट्रेशन करना चाहें तो हम यहाँ पे लिख देंगे अगर वो ग्रेटर है $40 से, तो ऐसे वो रिकॉर्ड बताए जाए जो $40 से ग्रेटर है। तो ये वो सारे रिकॉर्ड हैं जो $40 से ग्रेटर वाले हैं। तो इसके लिए जो हम अलग से कोई फार्मूला वगैरह लगा सकते हैं, अगर आपने कोई और उनके लिए काम करवाना तो उसके लिए हम अलग से कोई काम कर सकते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें मेरे से, नहीं तो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। सर शिपिंग कॉस्ट में जो आपने इक्वल और नॉन इक्वल का बताया वो दोबारा रिपीट कर देंगे क्या? जी बिल्कुल, शिपिंग कॉस्ट में मैंने भी बताया कि नंबर इक्वल, इक्वल का मतलब ये है कि जहां जहां पर मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू दूंगा, जहां जहां पर वो वैल्यू मैच करेगी वो वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं आएंगे। हमारे पास जो है मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी होगी, हम इस वैल्यू को जो है आपस में जो हमारा एक्सेल है वो इसको आपस में क्रॉस मैच करेगा, जहां जहां पर वो वैल्यू मैच करी होगी वहां हमारे से जो है वो जो रिकॉर्ड है वो फिल्टर करके हमारे पास आ जाएंगे। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने पहले किया था, यहाँ पे हम कहते हैं 49.0 डॉलर के साथ हमारे पास यहाँ पर तो एग्जैक्ट आपको इसमें पॉइंट्स के साथ एग्जैक्ट नंबर लिखने पड़ेंगे, यानी कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हमने नंबर लिखे हुए हैं तो आपको पॉइंट के बाद 2 डेसिमल प्लेसेस तक नंबर ही लिखने हैं। तो मैं इसको वापिस से कर देता हूँ करेंसी यहीं से, यानी कि आपने एग्जैक्ट जो है डेसिमल के पास जितने भी नंबर लिखे हैं वो लिखने हैं। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपने नंबर को फिल्टर करना है। यहाँ पे लिखा है इक्वल, तो यानी कि जब आप इक्वल करेंगे तो इक्वल के अंदर यहाँ पर जो भी वैल्यू लिखेंगे, अगर ये वाली वैल्यू क्रॉस, अभी मैंने लेकिन डॉलर के बगैर लिखा है तो डॉलर के बगैर अब इसको फिल्टर कर दिया है, तो 49.00 जहां जहां पर आ रहा होगा वो वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, अदरवाइज बाकी रिकॉर्ड नहीं आएंगे। तो ये बेसिकली था इक्वल वाला। अब नॉट इक्वल वाला भी बिल्कुल सेम है कि नॉट इक्वल के अंदर जो नंबर लिखेंगे हम, जहां जहां पे वो नंबर नहीं होगा वो वाले आ जाएंगे, बाकी नहीं आएंगे। 49.00 ये देखें हमारे पास 49.00 वाले नहीं आए, बाकी सब आ गए। इसी तरह से हमारे पास ग्रेटर है, ग्रेटर देन के हम लिखते हैं यहाँ पर 40, तो हमारे पास जो 40 वाले 40 से ग्रेटर वाले हैं वो आ जाएंगे, और जो 40 से लेस वाले वो नहीं आएंगे। इसी तरह से हम कहते हैं कि टॉप 10 हमारे पास जो टॉप के 10 आइटम्स है वो आ जाए। पहले फिल्टर खत्म कर लेते हैं पहले वाले में से एग्जैक्ट, उसके बाद नंबर टॉप 10 शो टॉप 10 आइटम्स, या हम कैसे हमें आइटम्स ही चाहिए। तो ये टॉप 10 की जो हमारे पास आइटम्स है, तो आपको देख रहे पता लग रहा होगा कि 10 से ज्यादा है। 10 से ज्यादा इसलिए है क्योंकि हमारे पास नंबर जो है वो वेरी कर रहे हैं, एक से ज्यादा है, 49 वाले नंबर बहुत ज्यादा है, इस वजह से डाटा ज्यादा आ रहा है। लेकिन अगर हमारे पास थोड़ी वेरिएशन होती है तो ये एग्जैक्ट 10 ही आने थे। तो टॉप 10 का बेसिकली मतलब यहाँ पर ये है कि जो टॉप 10 के नंबर है, यानी कि ओवरऑल जितने भी आपके पास रिकॉर्ड्स है उसमें से जो टॉप 10 बन रहे हैं उन्होंने वो हमारे पास यहाँ पर आगे शो करवाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास आज का जो लेक्चर है वो फार्मूलाज के ऊपर है।
कि हम जो है फार्मूलाज किस तरह से। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये टेबल की फॉर्मेटिंग के हवाले से था। जी जी। तो क्या हम मैन्युअली भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक वाली बस एक ही ऑप्शन है इसमें? मैनुअली आपके पास ये है कि आप इस तरह से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट एज अ टेबल, ये मैनुअली है बेसिकली। सर जिस तरह हम बाकी जो पावर पॉइंट में हम टेबल क्रिएट करते हैं मैन्युअली, उसमें हम खुद से एक लगा सकते हैं, कोई भी रो को ख़त्म कर सकते हैं, यहाँ पे हम उसमें किसी जो भी रो को बॉर्डर वगैरह उस बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे भी हम जो है किसी भी रो को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है कि एक सर दफा टेबल क्रिएट कर दे तो दोबारा कर नहीं सकते। जी सर इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रही थी कि फॉर एग्जांपल कि मैं 2 से 3 जो हमारे पास रोज हैं उनको मैं इकट्ठा लिखना चाह रहा हूँ, लेकिन उसके दरमियान में एक लाइन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, तो उसका क्या कैसे हम करेंगे? यानी कि आप चाह रहे हैं कि आप ये एक रो है और एक ये रो है, आई थिंक यू ये नॉट गॉट मी। आप दोबारा से क्लियर कीजिएगा क्वेश्चन अपना। फॉर एग्जांपल जो 4 वाला पॉइंट है जहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्डर नंबर 1, जी इसके आगे जो ऑर्डर डेट है जी जी इसको मैं चाह रहा हूँ कि जो 4 जो आइकन्स है इसमें यही डेट आए, तो मैं मर्ज वाला टूल अप्लाई करके उसे कर सकता हूँ। लेकिन उसके आगे जो कस्टमर है, उसके कस्टमर के जी जो जी नेम्स लिखे हुए हैं वो 4 हैं, जी 4 जी नेम्स हैं, उन 4 नेम के आगे मैं लाइन नहीं लगाना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे अप्लाई करेंगे? जी मतलब कि बिल्कुल। उसको सेपरेशन जो लाइंस है ना वो कैसे अप्लाई जी करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि जब हम एक टेबल की बात करते हैं तो टेबल के अंदर रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, तो उसमें मर्ज वाला काम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमने डाटा को फिल्टर करना है और हमने इसमें sorting करनी है। तो जब हम sorting कर रहे होते हैं तो रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड sorting हो रही होती है। जब हम मर्जिंग कर देते हैं 3 या 4 रोज के या सेल्स को, तो वो उसको एज अ एक सेल कंसिडर कर होता है। जो उसके आगे वाले पूरी 4 रोज होती हैं, तो वो किस तरह से उसको फिर सॉर्ट आउट कर सकेगा। आई थिंक जब आप थोड़ा मिक्स कर रहे हैं इसको, हम जो वर्ड में काम कर सकते हैं वो वर्ड के लिए है, जो एक्सेल में कर सकते हैं वो एक्सेल के लिए है। अभी जो मैंने इसको हम ये वो वाला काम कर सकते हैं जो आप बता रहे हैं मर्जिंग वाला, लेकिन मर्ज करने के बाद हम ये सॉर्ट एंड फिल्टर वाला काम नहीं कर सकेंगे। क्यों? उसकी रीजन यही है कि जब ये 4 सेल जो है वो मिलकर एक सेल बना देगा और उसके अगेंस्ट तो बाकी 4 रोज आ रही है, 6 रोज आ रही है, तो फिर यहाँ से सॉर्ट एंड फिल्टर वाला जो रूल है वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि हम डाटा को फिल्टर आउट नहीं कर, सॉर्ट आउट नहीं कर सकेंगे पूरे टेबल को। वो फिर एक कस्टम टेबल की तरफ चला जाएगा जिसको हम वर्ड या पावर पॉइंट वगैरह में यूज करते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? ये वाली पॉइंट गेट किया आपने? ये हेलो, यस समझ आ गई पॉइंट आपको? ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ से इस तरह से डेट को इकट्ठा कर लेंगे, मर्ज कर देंगे, यहाँ से सेम डेट लिखेंगे, या आप यहाँ से कुछ कस्टमर को मर्ज कर देते हैं और 4 रिकॉर्ड आगे लिख देते हैं, ठीक है, तो ये काम जो अभी आप बता रहे हैं ये हम यहाँ पर कर सकते हैं। हम इसको ग्रुपिंग में आगे जाके देखेंगे कि जब हम ग्रुप कर देंगे तो फिर अब क्या करेंगे, डेट भी एक रह जाएगी, कस्टमर का नेम भी एक रह जाएगा, इसके अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड आ रहे होंगे ना वो अलग से आगे आ जाएंगे। ठीक है, ओके यानी ओके कि ग्रुप बना देंगे ना, एक ग्रुप बन जाएगा इस डेट का और इस कस्टमर का, यानी कि इस डेट को इस कस्टमर ने जितने भी आगे शिपिंग या जितने भी ऑर्डर्स किए होंगे वो सारे अलग से ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। या हम कह सकते हैं कि इस कस्टमर के अलग हो जाएंगे सारे, या इस स्पेसिफिक डेट के सारे अलग हो जाएंगे। वो ग्रुपिंग के अंदर अलग कंसेप्ट है, लेकिन फिल वक्त अब जब हम टेबल के फिल्ट्रेशन और सॉर्टिंग में बात करेंगे तो उसमें हमारे पास सिंगल रिकॉर्ड होना कंपल्सरी है, मस्ट है। ओके ठीक है, नेक्स्ट हम जो है थैंक यू। वेलकम जी, हमारे पास नेक्स्ट जो है फार्मूला वाला लेक्चर। आज के फार्मूलाज हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। फार्मूला के लिए हम जो है पहले एक छोटा सा यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास इक्वल का साइन लगाना जरूरी है। हम इक्वल का साइन लगाते हैं। इक्वल का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4 - 5 या 5 - 4। हमारे पास जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया मेरे पास एक्चुअल में जो वैल्यू है वो लिखी हुई आ गई है। ठीक है, यानी कि इक्वल का साइन लगाना मस्ट है। इक्वल का साइन लगाने के बाद
हम जो भी काम करना चाह रहे हैं 5 - 5 5 - 10 10 - 10 10 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100 जिस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं जी, हम परसेंटेज निकालते हैं 720 मार्क्स 1000 में से आए हुए हैं मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये 72% बनती है। इस तरह से हम काम करते रहे पहले भी, ठीक है। आगे हम जितना भी काम करेंगे फार्मूला से इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, तो इसका प्रीरिक्विजिट एक्सेल का यही है कि आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए मैथ के थोड़े बहुत फार्मूला कि मैथ में तो काम किस तरह से परफॉर्म होते हैं। एक्सेल तो आपको काम करके दे देना है, लेकिन एक्सेल पे जब आपने फार्मूला अप्लाई करना है, अप्लाई करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये फार्मूला बेसिकली वर्क क्या कर रहा है। आपके जहन में एक वैल्यू होनी चाहिए कि जो एक्सेल रिटर्न करेगा। ऐसा ना हो कि आप गलत फार्मूला लगा दें और आप एक्सेल के सहारे बैठे रहे। एक्सेल को जो आपने फार्मूला देना है एक्सेल ने वही सोल्व करना है। अगर मैं एक्सेल को यहाँ पर कह देता मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस, तो उसने तो मुझे प्लस करके सोल्व करके दे रहा है, उसको नहीं पता कि मेरे जेहन में क्या फार्मूला था। तो ये फार्मूला जो आपने लगाना है आपके अपने जेहन में भी होना चाहिए कि आप अपने जेहन में कैसे फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, फर्दर आगे चलते हैं। मेरे पास अब सेल्स का फायदा क्या है। सेल का फायदा ये है कि मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ मैथ के मार्क्स लिखते हैं, यहाँ पर उर्दू लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं इंग्लिश के मार्क्स, यहाँ पे हम करते हैं टोटल। मैथ में लिखे 30 और यहाँ पे 40, उर्दू के यहाँ पे लिखे 65 65 40। ठीक है जी, तो टोटल अगर हम करें, टोटल हम ऐसे करेंगे ना, इज इक्वल टू लिख के हम लिखेंगे 30 प्लस 65 प्लस 54, ऐसे ही प्लस करेंगे हम। 194 आंसर आ गया। अच्छा जी, मैंने 194 आंसर निकाल दिया। अब क्या हुआ जी, मैंने फार्मूला लगा दिया। फार्मूला लगाने के बाद मेरे जेहन में ख्याल आया कि मेरे मैथ में 30 मार्क्स नहीं थे, मेरे मैथ में थे 31, या मेरे से एंट्री में गलती हो गई, इसके 33 मार्क्स थे। जैसे मैंने 33 किया तो ये 149 को भी थोड़ा चेंज होना चाहिए था, लेकिन ये चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर दोबारा डबल क्लिक करेंगे, 30 को 33 करेंगे। ठीक है, ये ठीक हो गया। फिर मुझे पता लगा जी यहाँ पे भी मार्क्स है। तो इस तरह से हमारे पास काफी बड़ी शीट है। आपने देखा है कि शीट्स के अंदर हजारों रिकॉर्ड्स हैं, तो क्या बार बार जाकर आप हर सेल में जाकर चेंज करेंगे रिकॉर्ड को और फार्मूला भी चेंज करेंगे? नहीं। एक्सेल आपको इस चीज की आप कहते गारंटी देता है कि आपने फार्मूला अगर लगाया हुआ है सेल्स के रेफरेंस के साथ। अभी हम देखते हैं कि सेल रेफरेंस बेसिकली होता क्या है। तो जब भी आप एक सेल में वैल्यू चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरे सेल में वो चेंज होती है, तो हम उसके लिए दोबारा से फार्मूला लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल टू लिखने के बाद हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था एक सेल का रेफरेंस होता है। तो अगर हम बात करें इस सेल का रेफरेंस को बता सकता क्या है हमारे पास? ये वाला जो सेल है, इस सेल का रेफरेंस क्या है? D3 सर। नहीं, D3 नहीं है, A3। शाबाश, A3। यहाँ पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू A3 प्लस इस सेल का हमारे पास है B3 प्लस इस सेल का हमारे पास है C3। जैसे मैंने एंटर प्रेस किया 152 आंसर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं जैसे ही 30 की जगह पे 40 करूंगा तो हमारे पास ऑटोमेटिकली वाली वैल्यू चेंज होगी। क्यों? क्योंकि अब हमने एक्चुअल में वैल्यू नहीं लिखी हुई, हमने रेफरेंस दिया हुआ कि भाई इस सेल के अंदर इस जगह पर वैल्यू कहां से आनी है, यहां से। नेक्स्ट हमारे पास है B3, यानी कि हमने कॉल करना है इसको स्पेशल फंक्शन, स्पेशल जी। फ्लो से। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम बेसिकली हम इस सेल को हमने A3 का बताने का मकसद यहाँ पर यह कि हम उसको बता रहे हैं कि A3 वाले सेल में जो वैल्यू पड़ी वो उठाकर यहाँ पे लिख दो इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर B3 वाली वैल्यू आ जाएगी और इसकी जगह पे जो है वो C3 वाली वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि हम एंटर प्रेस करेंगे हमारे पास आंसर आ गया। अब देखें कि हमारे पास कुछ रिकॉर्ड ऐसा भी है कि हमारे पास 1000 ऑफ रिकॉर्ड नीचे होंगे, तो हम हर जगह पर जाकर दोबारा फार्मूला नहीं लगाएंगे। डाटा तो हमारे पास लिखा होगा तो हम हर जगह पर जाकर दोबारा फार्मूला नहीं लगाएंगे। लास्ट में जो है हमने फिल देखा था कि हम सेल को फिल सीरीज से फिल कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। हम इस सेल को अगर हम राइट और बॉटम कॉर्नर से पकड़े और क्लिक करके ड्रैग कर दे नीचे की तरफ और यहाँ तक अगर आप आते हैं तो आप ये देखें कि हमारे पास, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ तो देखें A3 B3 C3। जैसे मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया, सॉरी एंटर प्रेस कर दिया मैंने,
यहाँ पर डबल क्लिक किया दोबारा से इसको एडिट करने के लिए, तो देखें यहाँ पर A4 B4 C4 हो गया। नीचे आगे देखते हैं, इस पर मैंने डबल क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर हमारे पास A10 B10 C10 हो गया। ये बेसिकली हुआ क्या है, इसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेसिंग। रिलेटिव एड्रेसिंग का मतलब ये है कि जब मैंने एक सेल से फार्मूला कॉपी कर दूसरे सेल में पेस्ट किया है, तो इस सेल ने जिस अंदाज में, या हम कह सकते हैं कि जिस तरतीब से सेल्स रेफरेंस यूज किए थे, जितने स्टेप मैं नीचे सेल में जाके मैंने कॉपी किया है, उसी तरतीब से जो है इस फार्मूले ने वहां पे भी कॉपी करना है। जैसे मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ पर आके पेस्ट करता हूँ, तो भी हमें देना कि किस किस को प्लस करेगा। मैंने जैसे ही यहाँ पर डबल क्लिक किया तो ये देखें इसने अपने साथ वाले 3 सेल को प्लस किया। क्यों? क्योंकि मैंने इस सेल से ये फार्मूला कॉपी किया था, इस सेल ने क्या किया था, अपने साथ वाले 3 सेल को कॉपी प्लस किया था। देखें इस तरह से, ठीक है। मेरे ख्याल में बात समझ आ गई। इसको थोड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास एक शीट अवेलेबल है यहाँ पर। यानी कि अगर हम पहले वाले में 3 पे करेंगे तो जब हम उससे अगले कॉलम में जाएंगे तो उससे पिछले 3 में करेगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं दोबारा वो शीट ओपन करता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस सेल में फार्मूला लगाया था, जैसा मर्जी मैंने फार्मूला लगाया था, जिस तरतीब में या जिस अंदाज में मैंने सेल्स को गेट किया था, उसी अंदाज में इस सेल में आके भी उस सेल को गेट किया जाएगा। जैसे मैंने इस सेल में क्या किया था, A3 B3 और C3, एक्चुअली मैं कहाँ पे था, D3 के सेल के अंदर, यानी कि मैंने एक स्टेप छोड़कर मैंने पीछे वाले को सेल का रेफरेंस यूज किया था। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर आते तो इसने क्या किया, अपने साथ वाले सेल का रेफरेंस यूज किया। यानी कि मैं E3 में था तो उसने D3 C3 और B3 यानी कि B4 और D4 C4 और B4 को यूज किया। रिलेटिव एड्रेसिंग है ये। इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हो, थोड़ा भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पर हम आते हैं। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास एक जिम का डाटा हमारे पास अवेलेबल है। हमने इसको जो है फार्मूला से थोड़ा तरतीब देना है। हमारे पास 20 जो है वो मैन है और 10 लेडीज है हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितने मेंबर्स हो जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, इज इक्वल टू, हम ये वाला B3 प्लस B4, शाबाश, B3 प्लस हमारे पास है B4, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 30। हमें डिफरेंस बताना है इन दोनों का, तो इज इक्वल टू मैन और लेडीज का डिफरेंस हम यहाँ पर बता देंगे। हम दरअसल B3 पे अगर हम B3 पे जाकर क्लिक भी कर दें तो फिर भी जो है हमारे पास B3 ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा। हम मैनुअली हाथ से लिख दें या उस सेल पे जाकर क्लिक कर दें, फिर भी दोनों तरीके से काम हो जाएगा। माइनस यहाँ हमारे पास लिखा है B4, हम B4 पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास डिफरेंस आ गया 10 का। हमारे पास पर इक्वल लिखने के बाद सेलेक्ट करेंगे फिर ही आएगा ना? जी बिल्कुल बिल्कुल, इज इक्वल टू लिखने के बाद ही आप सिलेक्ट करेंगे फिर ही आएगा ये। नेक्स्ट हमारे पास है जी टॉवल नीडेड। हमारे पास एक मेंबर के लिए वो कह रहे हैं कि हमारे पास 3 टॉवल्स हैं, यानी कि एक मेंबर जो है वो 3 टॉवल को यूज करेगा। तो हमारे पास टोटल मेंबर्स कितने, 30। तो हमारे पास टोटल टॉवल कितने होने चाहिए, हमारे पास टोटल टॉवल होने चाहिए टोटल मल्टीप्लाई बाय जितने हमारे पास टॉवल्स हैं, यानी कि टोटल मल्टीप्लाई बाय जितने हमारे पास एक के लिए टॉवल नीडेड है 90। 30 टोटल हमारे पास 30 टोटल मेंबर्स हैं। हर एक मेंबर को 3 टॉवल रिक्वायर्ड है, यानी कि हर एक को हमने 3 टॉवल देने हैं। तो उसके लिए मल्टीप्लाई सिंपल करते होते हैं, 30 मल्टीप्लाई बाय 3, हमारे पास यहाँ पर 90 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है एक मेंबर के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रक्टर है 5 है, यानी कि 5 मेंबर्स को हम एक इंस्ट्रक्टर अलॉट करेंगे। तो हमारे पास कितने टोटल हमारे पास मेंबर्स है 30। तो हमारे पास कितने इंस्ट्रक्टर होने चाहिए, तो बताएंगे हमें फार्मूला कौन सा लगेगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 6। शाबाश, इसके अलावा को बताएं। B5 माइनस B9 डिवाइड बाय B9। जी जी हसीब एहसन साहब, आप थोड़ा खामोश हो जाए, मैं पूछ रहा हूँ किसी और कोई और बताना चाहे तो बता दें। और भी बताना चाहेगा सर? 30 डिवाइडेड बाय 5। शाबाश, यहाँ पर आएगा हमारे पास 30 डिवाइडेड बाय 5। तो 30 हमारे पास कहाँ पे लिखा हुआ B5 में, डिवाइडेड बाय 5। अब ये जितने भी मैं अभी आपको लॉजिक बता रहा हूँ मैथमेटिक्स वाली, ये सारी चीजें जो है आपको पहले से पता होनी चाहिए कि अगर एक चीज की कॉस्ट इतनी है तो 10 की कितनी होंगी,
अगर 30 रुपए की एक चीज है, अगर आपने 3 चीजें लेनी है तो उसके लिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, फार्मूलाज पता हो आपको होने चाहिए, लगाने एक्सेल में आपने खुद है, ठीक है। एक्सेल में सिर्फ और सिर्फ उसको सॉल्व करके आपको आंसर दे देना। ये शीट हमने तैयार कर ली है। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स काम की तरफ चलते हैं आगे, नेक्स्ट शीट की तरफ चलते हैं। अभी हमें ऑर्डर की शीट पे बात कर रहे थे हम, अभी हम देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग से देखते हैं। ये एक ऑर्डर नंबर लिखा हुआ है, ऑर्डर डेट है, फिर कस्टमर नेम है, फिर एड्रेस है, सिटी, स्टेट, ऑर्डर की प्रायोरिटी लिखी हुई है, प्रोडक्ट टाइप वगैरह लिखी हुई है। यहाँ से हमारे पास कुछ कॉलम मिसिंग है, हम इन कॉलम को भी फिल आउट करेंगे एक एक कर। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस, यानी कि एक्चुअल में कॉस्ट इतनी आई थी उसको बनाने में, यानी कि $315। हम इसको फिल्टर क्लियर कर लें एक दफा क्लियर किया। $315 जो है उसको कॉस्ट आई थी, लेकिन वो $500 में इसको सेल कर रहा है, यानी कि एक्चुअल में इतने की उसने बनाई है और रिटेल प्राइस वो 500.97 रख रहा है। तो हमने प्रॉफिट मार्जिन बताना है कि इसका प्रॉफिट मार्जिन एक्चुअल में कितना होगा, यानी कि वो कितना कमा रहा है इस एक प्रोडक्ट से। कोई बताएगा फॉर्मूला क्या लगेगा? जी सर, रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। शाबाश सर सिंपली माइनस कर देंगे। शाबाश। हम रिटेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, इज इक्वल टू रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब आपने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास टेबल बनाने का फायदा ये होता है कि जब आप एक रेफरेंस को यूज करते हैं तो अब आपने देखा यहाँ पर ऑटोमेटिकली कॉस्ट प्राइस लिखी हुई आ रही है ये वाली। अब वो सेल का रेफरेंस दे रहा है, जैसे ही आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो पूरे सेल को ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये देखें, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या बनता है, 185 बनता है। इन दोनों का डिफरेंस भी 185.36। तो ऑटोमेटिकली उसने ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे टेबल को फिल आउट कर दिया। इसमें किसी को क्वेश्चन तो पूछ ले, किसी को इस चीज की समझ में आई है कि हमने ये स्टेप रिपीट करिएगा जी, दोबारा देखते हैं। हमने प्रॉफिट मार्जिन निकालना है। प्रॉफिट मार्जिन का फार्मूला बेसिकली ये होता है कि रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू, हम क्लिक करेंगे, अभी हम फार्मूला खुद से लिखते हैं। मैं लिखता हूँ P4 सिलेक्ट हो गया, माइनस नेक्स्ट हमारे पास है जी O4। ये क्लियर सबको बात इस तरह से, यानी कि P4 माइनस O4 रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एंटर प्रेस किया मैंने तो ये ऑटोमेटिकली फिल आउट हो गया नीचे की तरफ। तो इसमें देखिए यहाँ पे लिखा है P5 माइनस O5। इसने इन दोनों को माइनस किया है, इसने इन दोनों को माइनस किया है, इसने इन दोनों को माइनस किया, यानी कि ऑटोमेटिकली पूरे कॉलम पे एक ही फार्मूला अप्लाई हो गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ऑर्डर क्वांटिटी, यानी कि जो हमने ऑर्डर किया था। जी वो जो आपने हेडिंग वाइज किया है एट द रेट प्रॉफिट रिटेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, वो कैसे है? वो मैंने क्लिक करके किया था, इज इक्वल टू डिटेल क्लिक किया मैंने माइनस, मैं फिर यहाँ पे क्लिक किया। जस्ट लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, आपको टाइप नहीं करना, आपने ये सिर्फ क्लिक करना तो ऑटोमेटिकली लिखा जाता है। सब टोटल किस तरह से करेंगे हम? सब टोटल के लिए हमारे पास जी सर आप एक सेल के लिए आपने ये किया है, तो ये सारे जो